हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पीवाईक्यूज 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के। यार थोड़े से बचे हुए हैं, ये 2-3 चैप्टर इन्हें कंप्लीट करके फिर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट पे पहुंच जाएंगे। वो जल्दी से आने वाले हैं, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ यार। और हम लोग सिंपल सीधे चल रहे हैं कहाँ पे, dextercam.in/courses पे तुम्हें सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। 2025 के जनवरी अटेम्प्ट भी कंप्लीटेड हैं पूरे, 2024 भी कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे करके, तो हम लोग 25 पे आ जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्टेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट इज। अब फोर्थ ऑर्बिट के लिए हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, तो हम जानते हैं कि 2πr इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है भाई कि नंबर ऑफ वेव्स एक ऑर्बिट में कितनी बनेंगी। जैसे अगर हम एक सर्कुलर ऑर्बिट बना लें तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स हम ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं कि कितने लैम्डा आए यहाँ तक, सही है। और आर इज इक्वल टू होता है, आर को हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं या इक्वल टू लिख सकते हैं किसके नाम, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड के, ठीक है। अगर हम फॉर हाइड्रोजन एटम बात करें तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर की वैल्यू किसके बराबर लिखते हैं, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो एन से एक एन कैंसिल हो गया, जेड की वैल्यू आ गई 1, तो ये हो गया एन इंटू 2 पाई ए नॉट इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक। अब कह रहा है फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो फॉर फोर्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, फॉर फोर्थ ऑर्बिट एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 8 पाई ए नॉट के बराबर। तो हमसे पूछा क्या गया है कितने पाई ए नॉट आएगा, तो 8 पाई ए नॉट आ जाएगा। सिंपल है, बोलो भाई, आसानी से सवाल का आंसर आ पाया। सवाल अच्छे से लगाओगे तो सवाल का आंसर आराम से बनेगा ही बनेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मतलब सवाल लगाने वाला चैप्टर है, जिससे सवाल लगाने ही चाहिए। अगला क्या कर रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात हम लोगों ने कम हर बार की है, और कह रहा है इनकरेक्ट बताना है। ध्यान क्या रखना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है, ये हाईलाइट करने की बात है, ठीक है ना। कह रहा है द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ये तो बिल्कुल सही बात है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है, लेकिन ये आंसर नहीं, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, डाल्टन तो ये मानता था कि एटम कैसे हैं, इंडिविजुअल है। कह रहा है कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो, नहीं फिक्स रेशियो में कंबाइन होना चाहिए। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ये हमारा आंसर है। ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है, वो फिक्स रेशियो में होना चाहिए। कह रहा ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। ये बात सही है, ये तो कह रहा था कि उसे आइसोटोप्स का पता ही नहीं था। जब नहीं पता था तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच कैन बी आइडेंटिफाई विद n इक्वल्स टू 4 एंड l इक्वल्स टू 0। अब n इक्वल्स टू 4 और l इक्वल्स टू 0 से हम कितने ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कितने कर सकते हैं, 4s 4p 4d और 4f ही होगा। n इक्वल्स टू 4 का मतलब, अब ml 0 चाहिए तो ये 1 हो गया, इसमें 3 हो गए, d में कितने हो गए, d में 5 हो गए, और f में हो गए 7 ऑर्बिटल। हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और बना देते हैं 7। अब इसके लिए तो ml हमेशा ही 0 है, इसके लिए -1 0 और +1 है, इसके लिए -2 -1 0 +1 और +2 है, इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ml ऐसे ही निकालते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो कौन कौन से ऑर्बिटल हमारे शेड किए हो जाएंगे, एक तो ये हो गया, 1 2 3 और 1 4। तो आंसर कितना लिख देंगे, 4 ऐसे ऑर्बिटल होंगे जिनके लिए ml कितना होगा, 0। ध्यान रखना ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा है। इसमें गलती क्या हो जाती है, हम लोग जनरली आदी होते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो हम आंसर 8 लिख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा था इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इनकरेक्ट पोस्टुलेट हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को बताने हैं, तो कह रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास है, तो सही बात है। और फिर से इनकरेक्ट को बताना है, तो इनकरेक्ट को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे यार। फिर से इनकरेक्ट को बताना है तो इनकरेक्ट को हम हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। देखो यार, ये मत सोचना बिल्कुल भी कि 2024 के क्वेश्चन करवा रहे हो सर, 2025 की क्यों नहीं करवा रहे, 2025 के भी करवाऊंगा। मैंने जनवरी पूरा करवा रखा है और अप्रैल भी आएगा बिल्कुल, लेकिन 2024 कंप्लीट कर लो। 2025 भी हम लोग करेंगे 15 सितंबर से लगभग आगे, हम 15 सितंबर के थोड़ा आगे करके कर देंगे, क्योंकि मैं अभी वो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना यार साथ में, अपना वन शॉट सीरीज। वो भी तुम्हें फायदा कर रही है ना, कमेंट करके जरूर बताना कि वो फायदा कर रही है या नहीं। लोग तो कम ही देखते हैं अपन को, तो अपन लोग तो छोटे लोग हैं ना भाई, कंपनीज को लोग देखते हैं, इंडिविजुअल टीचर को कहाँ ही कौन देख रहा है,
ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेस, बिल्कुल ये सही बात है, इनकरेक्ट है बताना है। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, नहीं, कैसे होने चाहिए, इंडिविजिबल एटम होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, ये सही बात लिखी है। ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, नहीं, सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो दो गलत हो गए, बी और डी। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा बी और डी आ गया, ठीक है ना। आंसर हमारा क्या आ गया, बी और डी। और भाई अब दिन कम बचे हैं, बिल्कुल बेल्ट बांधो और पढ़ाई करना शुरू कर दो तेजी से। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज दिस, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास हैविंग दिस इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब देखो वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर एच की लिख दे 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे कह रहा है तो 2.18 इतनी होती, वैसे तो ये याद भी रहता है नंबर सभी को। तो ये 21.8 इंटू 10⁻⁵ आ गई, मीटर पर सेकेंड आ गई। तो 21.8 को कितना लिख दिया, 22 लिख दिया। तो याद करने वाला था सवाल, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमें याद ही है फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी निकालने का। सही है ना, मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि वो कटा हुआ आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, अगले सवाल पे चल सकते हैं हम लोग बिल्कुल आसानी से, है ना, बिल्कुल आसानी से चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स n equals to 4, ml equals to 1 and ms equals to -12। अब देखो क्या कर रहा है, n equals to 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने, तो हमें ध्यान रखना है n equals to 4, ml का मॉड जो है वो 1 है और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो -12 है। तो ml की वैल्यू 1 किसके लिए हो सकती है, s ऑर्बिटल के तो नहीं हो सकती, तो p के लिए होगी। तो 4p लिख लिया यहाँ पे, 4d लिख लिया, और 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास 4d आ गया, ये 4f आ गया। अब इसमें देखो ये -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, -2 -1 0 +1 और +2 हो गया, ये -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो गया। अब हमें मॉड ml चाहिए, तो मॉड ml के लिए हमें कौन कौन से ऑर्बिटल चाहिए, हमें ये वाला ऑर्बिटल चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, हमें ये ऑर्बिटल चाहिए। और इनमें इलेक्ट्रॉन कौन से फिल कर दें, तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 12 इलेक्ट्रॉन आ पाए। अब इन 12 इलेक्ट्रॉन्स में जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर कितनी है, स्पिन क्वांटम नंबर जो हमें चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर जो हमें चाहिए वो कितनी चाहिए, हमें चाहिए -12। तो आउट ऑफ 12, आउट ऑफ 12 कितने होंगे, 6 विल हैव, 6 विल हैव क्वांटम नंबर इक्वल्स टू -12। तो 6 की क्वांटम नंबर कैसी होगी, -12 होगी। तो आंसर कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्लैरिटी से बात समझ में आनी चाहिए, बहुत आराम से, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है ना। चलो अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हर्ट्ज। तो हमें बताना है कितना होगा। हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mv होता है। तो अगर हमें क्या दे रखा है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो इसे लिख दें, इसे लिख दें क्या कि v का मल्टीप्लाई कर दें और इसे v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, चलेगा, बोलो mv² आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे करें इसे, देखो भाई क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इसे लिखते हैं mv² इज इक्वल टू हो जाएगा mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hv/λ हो जाएगा, ठीक, hv/λ हो जाएगा। तो ये mv² को हम क्या करें, यहाँ पे हम हाफ का मल्टीप्लाई कर दें, हाफ mv² किसके बराबर होता है, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इन बोर्ड्स फर्स्ट ऑर्बिट हमें पता है कितनी होती है, वो होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये काइनेटिक एनर्जी है बोर्ड्स फर्स्ट ऑर्बिट की, ठीक। एच की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक। अब
हमें पता है कि एच सी अपॉन लैम्डा को हम लिख सकते हैं क्या, एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू हम लिखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक, तो न्यू को लिख सकते हैं क्या, सी अपॉन लैम्डा। तो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा को न्यू लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा को न्यू लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख दें, जो हाफ एम वी स्क्वायर में एम वी स्क्वायर जो था उसे लिख दें क्या, एच इंटू न्यू लिख देते हैं। ठीक, वी अपॉन लैम्डा को न्यू लिख दिया, वेलोसिटी है। तो ये हो गया कितना, न्यू की वैल्यू आ गई, न्यू की वैल्यू आ गई एम वी स्क्वायर अपॉन एच। और वी एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि 2 इंटू कितनी हो जाएगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻−18 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34 आ जाएगी। यार थोड़ा तिरछा तिरछा लिख रहा हूँ मैं आज, पता नहीं क्यों। चलो यहाँ पे सीधा कर लेते हैं ना, इस पर बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ तो इसलिए शायद ऐसा आ रहा है। तो ये जाएगा 0.66 इंटू 10⁻⁻16, यानी कि इसे लिख सकते हैं 660.6 इंटू 10⁻13, यानी आंसर क्या लिख देंगे, 661 लिख देंगे। ठीक है, सवाल थोड़ा सा बढ़िया था, अच्छा सवाल है। इसे थोड़ा तुम्हें दिमाग लगा के क्या करना पड़ेगा, डी ब्रॉगली को फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही इसमें। ठीक है, अगला देखो सवाल। अगला कह रहा है कि फॉर हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज दिस। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इतनी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी होती है, माइनस, टोटल एनर्जी दी है वो कितनी दी है, -3.4 EV दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। भाई कैसे होती है, हम लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होती है 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी विद अ माइनस साइन। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, टोटल एनर्जी। तो अगर इसे माइनस कर दोगे तो इसे क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी को लिख दो क्या, पोटेंशियल एनर्जी को लिख दो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और देखो कितना आसान सवाल पूछा है, तो इसे क्या लिख दें, 34 इंटू 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर 34 लिख जाएगा आसानी से। ओवरऑल क्वेश्चन है, बस ये तुम्हें ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, बस तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा था हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन बिलो। अब हमें जो गिवन है वो कितनी दी है, ये दूरी जो है वो λ/4 के बराबर है, क्योंकि लैम्डा तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी। बोलो, ये लैम्डा होगा और इसमें λ/4 है, क्योंकि ये भी λ/4 होगा, ये भी λ/4 होगा और ये भी λ/4 होगा। तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू हमें पता आ गई 1.5 इंटू 4, यानी कि 6 पिकोमीटर्स आ गई। अब हमें पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो सी की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10⁻−12। तो ये हो गया 1/2 इंटू 10⁻20, यानी 5 इंटू 10⁻+19 हर्ट्स। आसानी से सवाल आ पा रहा है, बस इसमें फिगर देख के तुम्हें ये जज करना था। और ये तो फिजिक्स में हम सीखते ही हैं कि भाई लैम्डा कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ हम कैसे गेज कर रहे हैं, वो तो एकदम क्लियर कट है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सरल सवाल आते हैं, मीन्स तो सरल ही होता है यार, तो आराम से करा जा सकते हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ द वेव नंबर ऑफ एन रेडिएशन हैविंग 5800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज x into 10 ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स द वैल्यू ऑफ x इज। तो न्यू जो वेव नंबर है वो 1 लैम्डा होता है, बस इतनी मेहनत करनी थी। तो 1 लैम्डा कितना हो गया, 1/5800 इंटू ये हो गया 10⁻⁻10 की जगह सेंटीमीटर में करना तो +8 कर दिया, तो ये हो गया 10⁻6/58। तो इसे कर दिया 0.017241 इंटू 10⁻6 आ गया, यानी कि 1724.1 इंटू 10⁻1 आ गया, यानी आंसर 1724 लिख देंगे। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो यार मैं मतलब करके रखता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर कैलकुलेशन करूंगा बहुत टाइम जाएगा ना, अननेसेसरी है कैलकुलेशन करना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ अ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब हम एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एनर्जी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, n+l रूल से।
एन प्लस एल रूल क्या कहता है? लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, lower the value of n plus l, lower will be the energy. ठीक, n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एनर्जी कम होगी, लेकिन और इसके साथ क्या कहता है कि एज, नहीं एज क्या, इफ लिख दे, इफ फॉर टू सब शेल्स n plus l is same, then lower the n value, lower will be the energy. लोअर विल बी द एनर्जी। तो देखो इसे क्या हुआ, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 5 हो गई, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 हो गई, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 हो गई। ध्यान से देखते रहना, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू हो गई 6 और इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू हो गई 5। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? बी की है, ये बात तय हो गई। तो बी वाले ऑप्शन 3 है हमारे पास, इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब 6 के बाद क्या कौन सी है? 5 है। 5 में n प्लस एल, इसका ही 5 है और इसका ही 5 है, लेकिन जिसके लिए n वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी, तो किसकी होगी? डी की होगी। तो बी से पहले डी आ जाएगा। तो अरे ये क्या कह रहा हूं मैं, ये तो गड़बड़ बोल दिया ना मैंने। सबसे ज्यादा एनर्जी बी की, और बी किस ऑप्शन में दे रखा है? बी दो ऑप्शन में दे रखा है, किसमें? अच्छा इसमें दे रखा है, इसमें और इसमें दे रखा है। ठीक है, इसमें तो ये तो कम हो गया। अब बी से ज्यादा एनर्जी, बी और बी सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? ऐसा देख लो, उल्टा देख लेते हैं अब, क्योंकि ऑप्शन मिलाने में आसानी हो जाएगी। सबसे कम एनर्जी किसकी है? 4 वालों की होगी। 4 में अगर सी को देखो तो सी की एनर्जी सबसे कम होगी, तो सी की एनर्जी सबसे कम फोर्थ ऑप्शन में दे रखी है। सी के बाद ई की होनी चाहिए, ई के बाद डी की होनी चाहिए। सॉरी, अरे यार, ठीक है, माफ कर दो। ठीक है, डी के बाद ए की होनी चाहिए, फिर बी की होनी चाहिए। तो ये कभी कभी इसी की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो, क्लियर है बात। तो हम लोगों ने क्या देखा? एन प्लस एल वैल्यू देखी, और एन प्लस एल वैल्यू अगर सेम आ रही है तो फिर हमने एन वैल्यू देख के एनर्जी डिसाइड कर दी। तो 6 की सबसे ज्यादा आ रही थी, तो बी की सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन मार्क किया, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। अगला क्या कर रहा है? कैंडला इज द इल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज गिवन इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी a into 10 raised to the power 12 hertz and has emitted a radiation intensity in the direction of 1 upon b watt per स्टेरेडियन a and b रिस्पेक्टिवली। ये देखो, ये कैंडला की डेफिनेशन लिखी है। मैं पूरी कैंडला की डेफिनेशन लिख देता हूँ, सेम ही है बिल्कुल जो लिखा हुआ, उसमें बस नंबर्स फिट कर दूंगा। तो क्या होता है? द कैंडला is defined the luminous as a luminous intensity of a source। भाई ये डेफिनेशन याद रखनी है बिल्कुल। सोर्स, देखो वैसे लिख रहा हूँ पूरा, जो दैट एमिट्स ऊपर ही से लिख रहा हूँ। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक वो लाइट होती है जिसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही होती है। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब बस इसकी वैल्यू पुट करनी, फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 हर्ट्ज। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ए की वैल्यू आ गई 540। ठीक, एंड दैट हैज अ रेडिएंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन, पूरी बस वही लिखनी है, डेफिनेशन है ना। इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1 अपॉन 683 वॉट पर स्टेरेडियन। तो ये वैल्यू हो गई बी की, ये वैल्यू हो गई ए की। तो ए और बी बताने थे, तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया कितना? अच्छा, 1 अपॉन बी, नहीं बी की वैल्यू बतानी, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ये तो मतलब आसान सवाल था, बस तुम्हें डेफिनेशन अगर नहीं याद है तो दिक्कत है। ठीक, अगला सवाल कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइंस्टीनियम 99 इज। अब 99 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो रेडॉन होता है 86। अब 86 में 13 हमें ऐड करना है, 86 में हमें 13 ऐड करना है। तो इसमें देखो ऐड किए तो कितने हुए? इसमें तो 98 ही हो पाया।
इसमें हो गए ज़्यादा, 15 जोड़ दिए तो ये भी गलत हो गया, इसमें 14 जोड़ दिए तो ये भी गलत हो गया, तो यही सही होगा। देखो बिल्कुल तुम्हें ना लिखना है तब भी 99 करना था, और एड ऑन कितना होता है 86, 86 में 13 जोड़ने, तो सिंपल बात है, आसानी से आंसर आ गया। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। अब अगला देखो, अगला कह रहा है क्या कि मैच द लिस्ट, और उसमें हमसे कह रहा है कि करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हीलियम NH2 NP3, मतलब NH2 मतलब 2H2 2p3। सल्फर का क्या होता है, आर्गन 16 है, 16 है तो क्या हो जाएगा, नियॉन, आर्गन तक तो पहुंचेगी बात नहीं, नियॉन 3H2 3p6 3p4 हो जाएगा। क्रिप्टॉन का क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन तो कैसी है, नोबेल गैस है, तो p6 आना चाहिए इसमें, और ब्रोमीन का ये आ गया, तो पहले का 3 आया, पहले का 3 आया, दूसरे का 2 है, तो पहले का 3 दूसरे के 2 देख के ही आंसर आ जाता, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें फिर भी एलिमेंट्स तो याद ही होने चाहिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 10⁻⁻15 इज 10⁻⁹ तो इंटीजर अगर हमें करना है तो हम क्या लिख दें कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, h/4 पाई। अब हमें मिनिमम अनसर्टेनिटी निकालनी तो इक्वालिटी लगाएंगे, अदरवाइज हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी लगा देते हैं। तो हम इसे लिख दें m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई। अब बस कुछ नहीं करना, अब तो बस वैल्यू पुट करनी है, तो डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू h/4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कर दो तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, भले लोग हैं, सब वैल्यू दे रखी है, डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31, मास हो गया 3.14 पाई हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻15 हो गया। इस पूरे नंबर को सॉल्व कर देना, 57.97 इंटू 10⁻+9 आंसर आ जाएगा। तो इसे क्या लिख देंगे, 58 लिख देंगे, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। आराम से बिल्कुल धीरे से तसल्ली से हम लोग कर पाएंगे इसे। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यार मैं सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ, बस अलाउ मी सम टाइम, मैं तुम्हारे मेन से पहले सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, जो भी पेंडिंग है वो सब कुछ कंप्लीट होगा इस बारी। टेंशन मत लो, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार, कि ये मत कहना कि सर सिलेक्शन के बाद चैनल को पुश करेंगे, सब लोग कहते हैं लेकिन कोई करता नहीं है ना। तो चैनल को पुश करो, जितना ज़्यादा तुम स्प्रेड करोगे उतना तुम्हारा भला होगा, समझ लो, जितना ज़्यादा तुमने लोगों तुम्हारे कहने से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उतनी तुम्हारी रैंक बढ़ जाएगी, बढ़िया। ठीक, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।